सोचिए जरा, एक ऐसा सामाजिक ढांचा जो सदियों से चला आ रहा है, जिसे हमेशा से बिल्कुल स्थिर, कठोर और ना बदलने वाला माना जाता रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वही ढांचा अचानक से एक बहुत बड़ी, एकदम शांत क्रांति से गुजर रहा है। और हैरानी की बात पता है क्या है? हमारे ज्यादातर बुद्धिजीवी और विश्लेषक इस क्रांति को देखने से इनकार कर रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठोस डेटा की मदद से इसी छुपी हुई क्रांति का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो क्या सदियों पुरानी एक कठोर सामाजिक व्यवस्था सच में एकदम शांति से सबकी नाक के नीचे एक विशाल क्रांति से गुजर रही है? ये सवाल सच में दिमाग घुमा देने वाला है ना? आमतौर पर जब हम इन पुरानी सामाजिक संरचनाओं की बात करते हैं तो यही लगता है कि जमीन पर तो कुछ नहीं बदला। लेकिन अगर नए आंकड़े और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग ही कहानी बयान कर रहे हों, तो फिर सच क्या है? आज हम इन्हीं चौंका देने वाले आंकड़ों के गहरे समुद्र में उतरेंगे। और सबसे बड़ा तनाव यहीं से शुरू होता है। देखिए, एक तरफ तो जमीन पर एक शांत लेकिन बेहद ताकतवर क्रांति चल रही है, जो पूरी तरह से हार्ड डेटा पर आधारित है। शिक्षा, आर्थिक स्थिति और रिप्रेजेंटेशन में एक मैसिव शिफ्ट आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी एकेडमिक चर्चाओं में इस बदलाव को लिटरली इग्नोर किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स अभी भी उन्हीं पुराने निष्कर्षों पर अटके हुए हैं। आखिर डेटा और इस चर्चा के बीच इतना बड़ा डिस्कनेक्ट क्यों है? इसको समझने के लिए पहले बात करते हैं द टू एक्सट्रीम्स की, यानी पब्लिक डिस्कोर्स में जो दो बिल्कुल अलग चरम दृष्टिकोण हैं उनकी। आज की डेट में ये पूरी बहस बिल्कुल दो एक्सट्रीम्स में बंटी हुई दिखती है। एक तरफ हैं डिनायलिस्ट्स, जो बेसिकली ये मानते हैं कि पुराना सामाजिक ढांचा और भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बस अब उसकी बातें ही होती हैं। दूसरी तरफ हैं पेसिमिस्ट्स, जो दावा करते हैं कि भाई साहब कुछ नहीं बदला, भेदभाव ने बस अपना रूप बदल लिया है और अब ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही अप्रोचेस एक बदलते हुए समाज को बिल्कुल फ्लैट कर देती हैं और रियलिटी को नजरअंदाज करती हैं। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर, यानी हमारे जॉ ड्रॉपिंग डेटा रिवील्स। 2010 से 2023 तक के हायर एजुकेशन के सर्वेस आखिर कहते क्या हैं? चलिए देखते हैं। बिलीव मी, ये नंबर्स किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे चौंका देने वाला नंबर 122.9%। 122.9 ये कोई आम ग्रोथ रेट नहीं है। ये पिछले एक दशक में हायर एजुकेशन में ऐतिहासिक रूप से पिछड़े या मार्जिनलाइज्ड वर्गों के नामांकन की वृद्धि दर है। ये अकेला नंबर साफ साफ चिल्लाकर कह रहा है कि देश भर में क्लासरूम्स का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल रहा है। जमीन और आसमान का अंतर देखिए। एक तरफ जनरल कैटेगरी की ग्रोथ पिछले कुछ सालों में सिर्फ 9.5% रही, और वहीं दूसरी तरफ मार्जिनलाइज्ड वर्गों की ग्रोथ 122.9% से लेकर 133.8% तक उछाल गई। अगर इसको नंबर्स में सोचें तो इन वर्गों के लगभग 1.48 करोड़ नए स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, जबकि जनरल कैटेगरी में ये वृद्धि सिर्फ 15 लाख की है। ये सिर्फ थोड़ा बहुत बदलाव नहीं है, ये देश के प्रोफेशनल क्षेत्रों का एक कंप्लीट रीस्ट्रक्चर है। और क्या आपको पता है इसका नतीजा क्या हुआ? आज की तारीख में मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स से टोटल नंबर्स में 95 लाख ज्यादा हैं। इसका सीधा मतलब है कि हायर एजुकेशन के टोटल एनरोलमेंट में अब उनकी 55% की एक सॉलिड कमांडिंग लीड हो चुकी है। ये वही इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें कभी खास वर्गों का गढ़ माना जाता था। ये शिफ्ट सच में माइंड ब्लोइंग है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि अरे ये सब तो सरकारी आरक्षण या कोटा की वजह से हो रहा है, राइट? लेकिन आगे के आंकड़े इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर देते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी इन वर्गों का रिप्रेजेंटेशन 60% तक पहुंच चुका है। क्योंकि सरकारी कोटा आमतौर पर 50% तक सीमित होता है, इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 10.8% एनरोलमेंट पूरी तरह से ओपन मेरिट बेस्ड कंपटीशन के जरिए हो रहा है, बिना किसी कोटा के। और 2020 से 2023 के बीच तो एक असली पैराडाइम शिफ्ट ही देखने को मिलता है। जनरल कैटेगरी के एनरोलमेंट में लगभग 11 लाख स्टूडेंट्स की कमी आई है, जबकि ओवरऑल कॉलेजेस लगातार बढ़ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि 16 राज्यों में मार्जिनलाइज्ड और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का रेशियो अब 2:1 से भी ज्यादा हो गया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो यह आंकड़ा 70% क्रॉस कर चुका है। ये पुराने वर्चस्व के ढाने का एक बहुत बड़ा सबूत है। और ये बदलाव सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। लोग एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते हैं, इसमें भी अंतर आया है। पीयू रिसर्च का ये राष्ट्रीय सर्वे देखिए।
82% लोगों ने कहा कि पिछले 12 महीनों में उन्होंने किसी भी तरह के निजी भेदभाव का सामना नहीं किया। यहाँ तक कि ऐतिहासिक रूप से शोषित समाज में भी 5 में से 1 से कम ने ही ऐसी किसी घटना का जिक्र किया। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भेदभाव जीरो हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि समाज की जो एक स्ट्रिक्ट कठोरता थी वो काफी हद तक ढीली पड़ रही है। तो यहाँ आता है हमारा तीसरा हिस्सा, द प्रोग्रेस फोबिया। अगर इतनी तेजी से प्रगति हो रही है, आंकड़े सबूत दे रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स और इंटेलेक्चुअल्स इस सच्चाई को अपनाने से इतना डरते क्यों हैं? लेखक स्टीवन पिंकर ने इसके लिए एक बड़ा ही सटीक टर्म यूज किया है, प्रोग्रेस फोबिया। बेसिकली इंटेलेक्चुअल सर्कल में लगातार हो रहे सुधारों को मानने से अक्सर बचा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी सिस्टम को बुरा भला कहने, उसकी आलोचना करने में ज्यादा नैतिक सम्मान और कूल फैक्टर मिलता है, बजाय इसके कि आप ये स्वीकार करें कि हाँ, हालात बेहतर हो रहे हैं। आलोचना एक तरह की मॉरल प्रेस्टीज बन चुकी है। और इसी से जुड़ा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेटाफर है सेंट जॉर्ज इन रिटायरमेंट सिंड्रोम। सोचिए, एक महान योद्धा जिसने जिंदगी भर बड़े बड़े ड्रैगन से लड़ाई की और उन्हें हरा दिया। अब रिटायरमेंट में वो क्या करेगा? या तो वो छोटे छोटे ड्रैगन्स ढूंढकर उनसे लड़ना शुरू कर देगा, या फिर दिखावा करेगा कि मैदान में आज भी वही बड़े ड्रैगन्स मौजूद हैं, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया इमेजिन ही नहीं कर पाता जहां उसको लड़ना ना पड़े। नतीजा, पुराना शोषक और शोषित का ढांचा हमेशा के लिए जिंदा रखा जाता है। और यहीं से सामने आता है एक बड़ा खतरा, द डेंजर ऑफ डाइनरीज। हर चीज को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट यानी दो एक्सट्रीम्स में देखने का नतीजा। जब डिस्कोर्स में समाज को परमानेंटली ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड के ब्रैकेट में लॉक कर दिया जाता है, तो एक बड़ा ही खतरनाक साइकिल शुरू होता है। पहला, किसी एक आइडेंटिटी को पब्लिकली कंडेम किया जाता है, उसे बुरा बताया जाता है। दूसरा, उस आलोचना के खिलाफ उस ग्रुप में एक डिफेंसिव एकजुटता, एक डिफेंसिव सॉलिडेरिटी पैदा हो जाती है। और तीसरा, वो आइडेंटिटी और ज्यादा कठोर और कठोर हो जाती है। जिस प्रगति को आने में सदियां लगी थीं, वो अचानक डिस्टेबलाइज होने लगती है। इसे जमीनी स्तर पर समझते हैं। जब प्रोटेस्ट के नाम पर मुर्दाबाद जैसे नारे लगते हैं, तो आपको क्या लगता है इसका इफेक्ट क्या होता होगा? एक सिंपल सी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होती है, उसका काउंटर जिंदाबाद के रूप में सामने आता है। इसे मिरर एफर्मेशन कहते हैं। जब भी आप किसी आइडेंटिटी पर अटैक करेंगे, तो वो आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी, बल्कि डिफेंसिव मोड में आकर और ज्यादा स्ट्रांग और रिजिड हो जाएगी। ये उन्हीं दीवारों को फिर से खड़ा कर देता है जिन्हें गिराने के लिए हमने इतनी मेहनत की थी। तो आखिर रास्ता क्या है? ये है हमारा आखिरी हिस्सा, डिसॉल्विंग द बाउंड्रीज, यानी सीमाओं को मिटाना। यहां से सबसे बड़ा सबक यही निकलता है, अगर हम सच में इन पुरानी बाउंड्रीज को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जो लोगों को पास लाएं, उन्हें डिसॉल्व करें। ऐसी रिजिड कैटेगरीज नहीं थोपनी चाहिए जो लोगों की पहचान को एक ही फ्रेम में हमेशा के लिए फ्रीज कर दें। हम इंपोर्टेड थ्योरीज को थोपकर उन डेटा पॉइंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते जो साफ साफ दिखा रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रही है। हमारा फोकस बाउंड्रीज को डिसॉल्व करने पर होना चाहिए, उन्हें मजबूत करने पर नहीं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, हमारा समाज इस आते हुए मैसिव बदलाव को आखिर कैसे अपनाएगा? हम अपने अतीत के इन भूतों को फ्यूचर में घसीटने से कैसे रोकेंगे? उन सदियों पुरानी सीमाओं को हमेशा के लिए फ्रीज करने के बजाय उन्हें डिसॉल्व कैसे किया जा सकता है? इस बदलाव को मानना कोई फाइनल जीत नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सुधार का अगला लेवल कहाँ से शुरू होगा। सोचिएगा जरूर। इस डीप डाइव विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।